हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। और मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शकों का शासन, यानी कि जो प्राचीन भारत में आक्रमणकारी हुए हैं इंडो ग्रीक, उनमें से शक शासन भी हुआ है। शक, पल्लव और कुषाण, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और आज का हम सिर्फ शकों का शासन और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। शकों का शासन कब आरंभ हुआ, शक संवत कब आरंभ हुआ, ठीक है, इन्हीं के नाम पर शक संवत स्टार्ट हुआ था। तो शुरू करते हैं। 23 नंबर की आज हमारी क्लास है। इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप शक वंश जो है शक युग कहा जाता है जैसे, ठीक है। तो इस वंश में शक काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में एक प्राचीन काल है। इस युग का नाम शक जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो इंडो यूरोपीय लोगों का एक समूह था जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व पर आसपास जो है भारत पर आक्रमण किया। शकों को अंततः कुषाण साम्राज्य ने हरा दिया और उनके क्षेत्र को साम्राज्य में मिला लिया था। भारतीय इतिहास में इस काल को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह दिलचस्प सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास से भरा हुआ है। तो आज हम इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अब ये जानते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट जितना दिख रहा है, ये यहाँ से इनका शासन, इंडो सिंथेसिस जिनको कहा गया है, इन्हीं का साम्राज्य था। ठीक है। तो माना जाता है कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, जब कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क ने अपनी राजधानी मथुरा से पेशावर स्थानांतरित की थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। कनिष्क सम्राट ने अपनी राजधानी मथुरा से जो है पेशावर स्थानांतरित की थी, जब कुषाण वंश का जो कनिष्क शासक था। यह तिथि शक संवत के कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उपयोग आज भी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में किया जाता है। शक खानाबदोश लोग थे जो मध्य एशिया में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? मध्य एशिया में। वे अपनी घुड़सवारी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे और अंततः उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जो वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है वहां से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। हमने आपको मैप में दिखाया। शक संवत 12वीं शताब्दी की शुरुआत में समाप्त हो गया। ठीक है, 12वीं शताब्दी की शुरुआत में समाप्त हो गया, जब अंतिम शक राजा को गजनबी ने हरा दिया। ठीक है, तब ये समाप्त हुआ। हालांकि शकों ने उपमहाद्वीप पर एक स्थायी विरासत छोड़ी और उनके युग को आज भी महान उथल पुथल और परिवर्तन के समय के रूप में याद किया जाता है। शक राजवंश के बारे में जानना इसलिए जरूरी है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वे लोग थे जिन्होंने भूमध्य सागर से लेकर मध्य एशिया तक एक साम्राज्य बनाया था। दूसरे, वे कला और शिक्षा के महान संरक्षक थे। तीसरे, वे महानगरीय लोग थे जिन्हें यात्रा और नए विचारों से प्यार था। अंत में वे बहुत ही हास्य व्यंग्य वाले लोग थे जो जीवन का भरपूर आनंद लेते थे। संक्षेप में यदि कहा जाए तो शक वे लोग थे जो जीवन और शिक्षा से प्यार करते थे और जिन्होंने दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। शक मूल रूप से खानाबदोश लोग थे जो मध्य एशिया के मैदानों से आए थे। वे युद्ध प्रिय लोग थे और अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध में शामिल होते थे। अब देखते हैं शक शासक और समय रेखा। युग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से पहली शताब्दी ईसा के मध्य तक चला। शक वंश की स्थापना मौस नामक एक सरदार ने की थी, जिसने लगभग 130 ईसा पूर्व बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान जो है वर्तमान में, और भारत पर आक्रमण किया था। शक शासक इंडो ग्रीक सीथियन, ठीक है, इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। शक शासक जो है इंडो ग्रीक सीथियन की एक शाखा थे, जो मध्य एशिया जनजातियों का एक समूह था जो लगभग 200 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत में आकर बसे थे।
पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में शक वंश को एक अन्य मध्य एशियाई जनजाति कुषाणों ने उखाड़ फेंका। शक युग भारत में महान राजनीतिक और सैन्य उथल पुथल का समय था। मध्य एशियाई जनजातियों ने देश पर उत्तर पश्चिम से आक्रमण किया और नए साम्राज्य स्थापित किए। शक युग भारत में महान राजनीतिक और सैन्य उथल पुथल का समय था। शकों का पतन किस प्रकार हुआ है? समय में एक शक्तिशाली राजवंश थे, ठीक है, जो शकों का पतन हुआ है। तो उस तरह से एक वहां पे उस समय के शक्तिशाली राजवंश रहे हैं, लेकिन अंततः वे सासानी लोगों के हाथों हार गए। उनके पतन का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आंतरिक कलह और गृह युद्ध ने इसमें भूमिका निभाई होगी। शकों को कुषाण और सासानी लोगों जैसे भारी दुश्मनों से भी जूझना पड़ा। अंत में शक अपने साम्राज्य को बचाए रखने में असमर्थ रहे और यह ढह गया, यानी कि इसका पतन हो गया। उसके बाद अपने पतन के बावजूद शकों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। वे मध्य एशिया और भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने इस क्षेत्र में नई तकनीकें और विचार भी पेश किए, जैसे कि सिक्का और शहरी नियोजन। शक अपने समय में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। अब कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिससे ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। छत्रप का क्या मतलब होता है? तो छत्रप का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है प्रांतों का राज्यपाल, राजाओं के राजा का मंत्री, या राजाओं के राजा का सैन्य सार्जेंट, या उपरोक्त सभी। तो छत्रप होता है प्रांतों के राज्यपाल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सात्रप या छत्रप प्रणाली का प्रयोग भारत में किसने किया था? ऑप्शन है ग्रीक, ईरानी, एथेंस और शक। तो छत्रप प्रणाली का उपयोग भारत में शक ने किया था, ठीक है, शकों ने किया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत की छत्रप प्रणाली का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ग्रीक, ईरानी, एथेंस और शक। तो इसका प्रणाली का उद्भव हुआ है ईरानी, ठीक है, ईरानी सभ्यता में। अगला प्रश्न है शक शासकों ने खुद को राजाओं के राजा के रूप में क्यों बुलाया? ऑप्शन है क्योंकि वे सामंतों की मदद से विशाल क्षेत्र पर शासन करते थे। दूसरा है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी स्थायी सेना थी। तीसरा है क्योंकि वे सैन्य गवर्नरों और क्षत्रप की मदद से शासन करते थे। और चौथा है क्योंकि उनके पास दिव्य शक्ति थी। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि वो सैन्य गवर्नरों और क्षत्रप की मदद से शासन किया करते थे, इसलिए उन्होंने खुद को राजाओं के राजा घोषित किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने महादंडपति का उपाधि धारण करके शासन किया था? ऑप्शन है लीका कुशुलाका, पटिका कुशुलाकरु, हगाना और हगामासा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटिका कुशुलाकरु, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौराष्ट्र पर शासन करने वाले पहले ज्ञात क्षत्रप कौन थे? ऑप्शन है नहापन, रुद्रमादमन, पतिका कुशुलाकरु और भूमाका। तो यहाँ पे सौराष्ट्र पर शासन करने वाला जो पहला ज्ञात क्षत्रप हुआ है उसका नाम है भूमाका। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षत्रप ने शेर की राजधानी के प्रतीक के रूप में सिक्के पर उत्कीर्ण किया था? ऑप्शन है पश्चिम भारत के क्षत्रप, उज्जैन के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप और कपीशा के क्षत्रप। तो यहाँ पे पश्चिम भारत के जो क्षत्रप रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र को या अपने शासन को शेर की राजधानी के रूप में सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षत्रप ने देवी लक्ष्मी और 3 हाथियों जैसी छवि को सिक्के पर उत्कीर्ण किया था? ऑप्शन है पश्चिम भारत के क्षत्रप, उज्जैन के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप और कपीशा के क्षत्रप। तो यहाँ पे मथुरा के क्षत्रप थे जिन्होंने लक्ष्मी और हाथियों की छवि को अंकित कराया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षत्रप ने सातवाहन राजवंश के सातकर्णी को हराया जिसकी वजह से उसका कद शक शासकों में बढ़ गया था? तो बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए नहापन, रुद्रमादमन, पतिका कुशुलाकरु या भूमाका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है रुद्रमादमन
ने सातवाहन राजवंश के सातकर्णी को हराकर उस अपने शक शासकों में पदवी को ऊंचाई पर स्थापित कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने यवन जातक को यूनानी से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया? ठीक है, किस यूनानी लेखक ने यवन जातक को यूनानी से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था, जो भारतीय ज्योतिष को भी प्रभावित करता है? ऑप्शन है यावानेश्वर, होमर, एस्चुलुसस या ओरिसोफनेस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यावानेश्वर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत में शक शासन को समाप्त कर दिया? तो इसको समाप्त करने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन है मौर्य, गुप्ता, कुषाण या शातवाहन। तो शकों को समाप्त करने वाला वंश था गुप्त वंश। नेक्स्ट है, जूनागढ़ शिलालेख किस शक शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है मिनांडर, रुद्रदामन प्रथम, कनिष्क और नहपान। जूनागढ़ शिलालेख जो है ये मेनांडर से संबंधित है। मेनांडर शक शासक था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में शकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला। तो पश्चिमी भारत में शकों की राजधानी रही है यहाँ पे, उसका नाम है मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा गुप्त शासक शकों को पराजित करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा गुप्त शासक है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों को पराजित करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिलालेखों को बढ़ावा देने का श्रेय किस शक शासक को दिया जाता है? तो संस्कृत शिलालेखों का श्रेय जाता है नहपान है ऑप्शन, रुद्रदामन प्रथम, मेनांडर या पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आंसर है रुद्रदामन प्रथम ने है संस्कृत शिलालेखों को बढ़ावा दिया था। अब कुछ और प्रश्न कर लेते हैं, शक कौन थे? तो इसका सीधा सा आंसर है शक मध्य एशियाई जनजाति थी, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और शासन किया। तो ये थी शक की डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने शकों का विरोध किया था? तो आंसर है गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को हराया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और पश्चिमी भारत में शक शासन को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, शकों का भारत में किन क्षेत्रों पर नियंत्रण था? उत्तर है शकों ने गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है हमारा, शक शासन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो शकों ने विशेष रूप से पश्चिमी भारत में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वास्तुकला के विकास में योगदान दिया। ठीक है, और आप हमारा आखिरी प्रश्न है, शकों से संबंधित कुछ प्रमुख शिलालेख कौन से हैं? इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। शक इतिहास और प्रशासन की जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, और इसका स्थापक या इस पे जो शक शिलालेख का श्रेय जाता है रुद्रदामन प्रथम को। तो ये थी शक वंश से रिलेटेड आज की हमारी क्लास, और इसके आगे की क्लास देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो और क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।